हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 2 लेकर के आया हूं। तो चलिए इस पेपर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, विरहणी, विरहिणी या विरिहणी। तो इसका सही विकल्प है मित्रों विकल्प सी। विरहिणी जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यह उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो स्त्री विरह की पीड़ा से दुखी हो। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निका, अनिष्ठका, अग्निष्ठिका, अग्रिविष्ठकी। शुद्ध इसका तत्सम शब्द होगा विकल्प सी वाला अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका अंगीठी का तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत में अंगीठी को अग्निष्ठिका कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, एकल शब्द का तद्भव शब्द है। तद्भव पूछा जा रहा है। तो एकल का मतलब होता है अकेला, ठीक है, और अकेला ही उसका क्या है, तद्भव शब्द है। विकल्प सी जो है वो सही है। चौथा प्रश्न, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा मित्रों पूर्वी हिंदी नहीं होती, क्योंकि पूर्वी हिंदी में तो आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आ जाती है। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी आ जाती है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली और हिमांचली आ जाती है। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली ये सब आते हैं। तो ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प बी जो है वो सही है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है। ज़्यादातर ये प्रश्न कंफ्यूज कर देता है विद्यार्थियों को। वो सोचते हैं कि विनय पत्रिका की भाषा जो होगी वो अवधी होगी। विनय पत्रिका मैं बताना चाहूँगा कि तुलसीदास की एक प्रसिद्ध रचना है। तुलसीदास ने अपनी ज़्यादा रचनाएं अवधी भाषा में की है, इसलिए विद्यार्थी सोचते हैं कि उनकी सारी रचनाएं जो है अवधी में ही होगी, इसलिए वो विनय पत्रिका को अवधी समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। विनय पत्रिका उनकी एक ऐसी रचना है जो ब्रजभाषा में है। चलिए छठवां प्रश्न, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसे ही अजानुबाहु कहा जाता है। और श्री राम जो है, भगवान श्री राम, उनको अजानुबाहु कहा जाता है। कई स्तुतियों में भगवान श्री राम को अजानुबाहु कहा गया है। संस्कृत के ऐसे कई सारे श्लोक हैं। आगे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं। न पैदा हुआ हो। अजानुबाहु तो भाई मैंने बताया अभी अभी, ए विकल्प में जो दिया हुआ है वो भुजाओं के बारे में है। अजात शत्रु देखिए बी विकल्प में जो दिया है। अजात मतलब जो जन्मा ही ना हो, शत्रु मतलब दुश्मन। तो जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है उसे कहते हैं अजात शत्रु। विकल्प बी सही है। आठवां प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो कहा जाता है। निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा या असंभव। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। विकल्प बी सही था। आगे आ जाइए, नौवां प्रश्न, रेलगाड़ी शब्द है। क्या रेलगाड़ी तत्सम शब्द है? नहीं, क्योंकि तत्सम तो संस्कृत शब्द होता है और रेल शब्द तो अंग्रेजी का है, तो तत्सम होने का सवाल ही नहीं है। देशज मतलब गांव देहात का, रेल शब्द लगा है वो देशज हो ही नहीं सकता। विदेशज पूरी तरह से विदेशज भी नहीं है, क्योंकि इसमें गाड़ी लगा हुआ है। रेल रहता तो विदेशज हो जाता, विदेश का शब्द या विदेशी भाषा का शब्द। संकर है। संकर कहते किसे हैं वो सुन लीजिए। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें दो भाषाओं के शब्द मिले हों। तो देख लीजिए, इसमें रेल जो है अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी का देशज शब्द है। तो दोनों मिलाकर के, दो भाषाओं के शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाए हैं रेलगाड़ी, जो कि संकर शब्द है। डी जो है वो सही है, डी विकल्प। 10वां प्रश्न है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। नीम हकीम खतरे जान ये एक मुहावरा है और मुहावरे अपना विशेष अर्थ रखते हैं मित्रों। इसमें पहला विकल्प देख लीजिए, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना। नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना। उक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। 11वां प्रश्न देखिए, पौ12 होना मुहावरे का अर्थ है वसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अधिक लाभ लेना,
या वर्ष भर काम करना। पौ 12 मुहावरा है, विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है, तो जाहिर सी बात है जो दिख रहा है वो अर्थ नहीं है। अधिक लाभ लेना इसका शुद्ध अर्थ है, विकल्प सी सही है। 12वां प्रश्न, मीनाक्षी का पर्यायवाची है। मीनाक्षी शब्द मित्रों दुर्गा के लिए प्रयोग किया जाता है। मीनाक्षी का मतलब होता है जिसकी आँखें, अक्षी का मतलब आँख, मीन का मतलब मछली, जिसकी आँखें मछली के जैसी हों वो मीनाक्षी कहलाता है। तो दुर्गा के लिए प्रयोग किया जाता है मीनाक्षी शब्द। 13वां प्रश्न है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, विष्णु या ब्रह्मा? देखिए जनार्दन का प्रयोग जो है शुद्ध रूप से अगर हम देखें तो कृष्ण के लिए किया जाता है। महाभारत के कई सीरियल में भी आपने अर्जुन के द्वारा यह कहते हुए सुना होगा कृष्ण को, हे जनार्दन आप ही हमें कुछ राह दिखाएं। तो ऐसे संवाद आपने सुने होंगे जहां कृष्ण को अर्जुन ने जनार्दन कहा है। गीता भी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी जनार्दन का प्रयोग आपको मिलेगा। विकल्प बी सही था। 14वां देख लीजिए, ग्रस्त शब्द का विलोम है। ग्रस्त का विलोम जो होता है मित्रों, ग्रस्त का मतलब पूरी तरह से ग्रसित जो होता है, ठीक है, किसी चीज़ के आगोश में होता है वो ग्रस्त कहलाता है। इसका विलोम होगा मित्रों मुक्त, विकल्प ए सही है। 15वां प्रश्न, चपल का विलोम शब्द है। चपल यानी जो चंचल हो, चालाक बहुत हो, उसे हम क्या कहेंगे? चपल कहेंगे। तो चपल का विलोम हो जाएगा गंभीर, विकल्प ए सही है। 16वां है, मोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। क्या ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या इन तीनों में से कोई नहीं? तो मित्रों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें क्रिया के ऊपर प्रभाव कर्ता का देखा जाता है। क्रिया जो होती है वो कर्ता के प्रभाव से लिखी जाती है। कर्मवाच्य में कर्म के प्रभाव से क्रिया लिखी जाती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। इसमें लिखा गया है कि मोहन से चला नहीं जाता, ये भाव प्रधान वाक्य है, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाववाच्य, विकल्प सी सही है। 17वां प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, देखिए इसमें जो यथा लगा है वह एक अविकारी शब्द का कार्य कर रहा है, ठीक है, और इसके लगने से जो शक्ति जो दूसरा पद है उत्तर पद, ये भी जो है अव्यय बन जा रहा है, तो यानी समस्त पद ही अव्यय बन जा रहा है यथाशक्ति, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, जिसका पूर्व पद अव्यय होता है और उसके लगने से दूसरा पद भी अव्यय बन जाता है, यानी समस्त पद ही अव्यय बन जाता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। विकल्प सी सही था। 18वां प्रश्न आपके सामने, कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु? अब देख लीजिए कमल नयन जो है, यहाँ कमल नयन को इतना, नयन की उपमा कमल से की गई है लेकिन दोनों को इतना समान मान लिया गया है कि नयन को कमल ही मान लिया गया है। ऐसे स्थिति में जब उपमेय में उपमान का आरोप स्थापित किया जाता है, यानी जिस चीज़ से तुलना की जा रही है और जिस चीज़ की जा रही है, जिस चीज़ की तुलना की जा रही है उसको इतना समान मान लिया जाता है जिस चीज़ से की जा रही है कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान का भाव पाया जाता है। आपने रूपक अलंकार में ये बात समझी होगी, अलंकार अगर पढ़े होंगे तो उस आधार पर अगर किसी समास का एक पद उपमेय और दूसरा उपमान हो, ठीक है, अब उपमान यहाँ क्या है? कमल, और नयन क्या है? उपमेय। उपमेय मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। तो एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है, वह समास कहलाता है कर्मधारय। इसमें एक पद विशेषण और विशेष भी होता है, लेकिन यहाँ पर विशेषण विशेष वाली बात नहीं है, यहाँ उपमेय और उपमान वाली बात है। तो विकल्प सी सही है। 19वां प्रश्न, किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि की विशेषता मैंने आपकी थोड़े दिनों पहले संधि की पहचान के लिए या शब्दों का संधि विच्छेद कैसे किया जाए वो सिखाया था, तो उसमें मैंने संधि की पहचान भी सिखाई थी। गुण संधि में मित्रों आप जानते हैं कि शब्द के बीच में ए की मात्रा या ओ की मात्रा नज़र आती है। तो आप देख लीजिए सिंदूर में ध पे ऊ की मात्रा है,
ये हो ही नहीं सकता। नारीश्वर में र पे दीर्घ ई की मात्रा है, नारी जमा ईश्वर, ये तो दीर्घ संधि हो जाएगी। लोकैश्वर्य में लोक जमा ऐश्वर्य, ये तो वृद्धि संधि हो जाएगी। अय की मात्रा और औ की मात्रा जब लगती है तो वृद्धि संधि होती है। भारतेंदु, देखिए भारत जमा इंदु, भारतेंदु होता है। बी विकल्प जो है वो मित्रों सही है। और बाकी सब जो हैं वो गुण संधि के उदाहरण नहीं है। 20वां प्रश्न देख लीजिए। अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। अनधिकृत का संधि विच्छेद होगा मित्रों क्या? पहले विकल्प देख लीजिए। अन जमा अधिकृत, बी है अन जमा अधिकृत। देखिए पहले में अन जो लिखा है वो न हलंत के साथ नहीं है, दूसरे में न हलंत के साथ है, यही अंतर है दोनों में। तीसरा विकल्प है अन्य जमा अधिकृत, और चौथे में है अन्नधि जमा कृत। तो इसका सही विकल्प है मित्रों बी, अन जमा अधिकृत। यहाँ न हलंत के साथ आएगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे देख लीजिए। 21वां, समूहवाची शब्द की पहचान करें। कौन सा ऐसा शब्द है जो समूहवाची है? ठीक है, यानी समूहवाची संज्ञा कह सकते हैं। कौन सा ऐसा शब्द है बताइए कि जो समूहवाची लग रहा है आपको? पानी क्या समूहवाची है? भय क्या समूहवाची है? दान क्या समूहवाची है? या लेखक गण? तो देखिए यहाँ लेखक गण जो लिखा है वो समूहवाची है, क्योंकि गण जो लगता है वो समूह का बोध करा देता है। लेखकों का समूह यानी लेखकों का दल, लेखकों का ग्रुप, जो भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ विकल्प ए जो है वो सही है। 22वां प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा। वाक्य में पेड़ कौन सा कारक है? पेड़ से गिरा। अब देखिए लड़का अगर पेड़ पर चढ़ा होगा और वो पेड़ से गिर गया, तो पेड़ एक ऐसी संज्ञा है जहाँ से लड़के का अलग होना पाया जा रहा है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से कोई चीज़ अलग होती है उसे हम कहते हैं अपादान कारक। कारक आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो देख लीजिए कारक और उसके प्रकार की, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, 22वें का अपादान कारक। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। मित्र, सूचना। मित्र, मेरा मित्र बहुत अच्छा है, या मित्र अच्छी है। अच्छी तो कह नहीं सकते, मित्र पुल्लिंग है। मैंने एक उपहार खरीदा, ठीक है, या उपहार दिया गया। उपहार जो है मित्रों ये जो है पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, उपहार अच्छा होता है। ठीक है, जन्मदिन पर दिया गया, किसी को दिया गया उपहार अच्छा होता है। तो उपहार जो है वो पुल्लिंग के सेंस में प्रयोग किया जाता है। अध्याय देख लीजिए। ठीक है, मैंने आज 2 अध्याय लिखा। ठीक है, अध्याय पुल्लिंग शब्द है। सूचना देख लीजिए, मुझे एक सूचना मिली, या मैंने उसे सूचना दी। अब देखिए मैंने का प्रयोग मैंने आगे के भी सेंटेंसेस में किया, तो मैंने के हिसाब से क्रिया नहीं बदल रही है, बल्कि कर्म के हिसाब से बदल रही है। क्या दी गई? सूचना। सूचना कर्म शब्द है। अब यहाँ पर वाक्य के हिसाब से देखा गया, तो सूचना अगर शब्द के हिसाब से देखें तो वो स्त्रीलिंग है। जब आप इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर इसका प्रयोग करने पर क्रिया स्त्रीलिंग में आ रही है तो समझ लीजिए कि सूचना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो बी विकल्प सही है। 24वां प्रश्न है, मित्र का भाववाचक होगा। मित्र का भाववाचक क्या होगा भाई? मित्रता, भाववाचक संज्ञा। 25वां प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में लग करके एक नया शब्द बना देता है। ठीक है, अब लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा है वो जरा सोचिए। क, क्या क प्रत्यय है? या इक? इक तो हो नहीं सकता। अगर इक होता तो कहीं ना कहीं ई की मात्रा दिखती। आक होता तो ख के ऊपर कहीं ना कहीं आ होता। तो बचा क्या? अक। ठीक है, तो विकल्प जो है वो डी सही है। इसमें क्या है? इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है लेखक में। तो मित्रों मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों तक शेयर करेंगे और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करेंगे। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल की जो घंटी का जो निशान बना हुआ है उस घंटी के निशान को भी दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। आप सभी का धन्यवाद।